नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी बाय अंकित में। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है करंट अफेयर्स का, जो है अपॉइंटमेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं अपॉइंटमेंट्स 2024 के जनवरी मंथ के। जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं उनसे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक या दो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और अगर वहीं खास करके बात की जाए एसएससी की, तो वहाँ पर तो हर एक शिफ्ट में एक से दो क्वेश्चन अपॉइंटमेंट का आता ही है। तो यहाँ पर आज हम देखेंगे कि जनवरी 2024 में कितने अपॉइंटमेंट हुए हैं, और जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, एकदम भी बेहद ही खास अपॉइंटमेंट है, उनके बारे में ही आज हम बात करने वाले हैं। इसके पहले मैंने 3 वीडियोस बनाकर डाले हुए हैं, जिसका प्लेलिस्ट का नाम मैंने रखा हुआ है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करके कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक से कम या फिर क्वेश्चन नहीं आते हैं, जिन्हें देखकर आप अपनी पढ़ाई उस हिसाब से कर सकते हो कि और पर्टिकुलर टॉपिक से अगर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो उस पर ज़्यादा फोकस करना है। अगर कहीं से क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं तो उसे पढ़ना ही क्यों है। तो उसी में से मैंने जो थर्ड वीडियो था उसमें करंट अफेयर्स के बारे में बताया था कि अपॉइंटमेंट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, या कोई स्कीम हो गई, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप वो तीनों वीडियोस देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हमें कैसी पढ़ाई करनी है और कहाँ नहीं पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने ये वाले वीडियो से 2024 के अपॉइंटमेंट से। मैंने इसका पीडीएफ बनाया हुआ है और ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कहाँ मिलेगा? मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो वहाँ पर आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, एंड ये फ्री में, बिल्कुल फ्री, विदाउट एनी चार्ज, पूरा पीडीएफ एकदम सिस्टमैटिक वे में डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही जितने भी मंथ का मैं कराते चलूंगा, आपको सारे नोट्स फ्री में मिलते जाएंगे, और जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा सारे नोट्स फ्री में आपको टेलीग्राम पे मिलते जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप नए आए हैं तो वीडियो देखिए, एंड तक देखिए, और अगर अच्छा लगेगा तब लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम देखेंगे यहाँ पर फाइनेंस कमीशन जो होता है उसके चेयरमैन की नियुक्ति हुई है, यानी अपॉइंटमेंट हुआ है, वो भी 16वें फाइनेंस कमीशन की। ठीक है, 16th फाइनेंस कमीशन के रूप में अरविंद पानगरिया जी की नियुक्ति हुई है। तो फाइनेंस कमीशन अब क्या होता है, देखिए यहाँ पर मैंने इसके बारे में बताया गया है। अबाउट में आप देखेंगे जब, तो वहाँ पर मैंने इसके बारे में बताया गया है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। काम क्या होता है? टैक्स जो होते हैं, जो टैक्स कलेक्ट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट में, उसका डिवीजन कैसे होगा, यानी सेंटर को कितने जाएंगे, स्टेट को कितने जाएंगे, और स्टेट्स में आपस में कितने टैक्स जाएंगे, इसका डिसीजन कौन लेता है? फाइनेंस कमीशन लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो मैंने मल्टीपल हेडर्स बनाए हुए हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है जहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ है, उनका नाम, एंड मैंने पिक्चर दिया हुआ है। पिक्चर इसलिए दिया हुआ है कि आप अगर कभी पढ़ते हैं तो पिक्चर आपके दिमाग में बैठ जाता है, और एक पिक्टोरियल मेमोरी हो जाती है, तो उसे रिकलेक्ट करना बहुत आसान होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे पिक्चर्स भी डाल दिए हुए हैं। दूसरा देखेंगे तो डेजिग्नेशन है, यानी कौन से पोस्ट पे, जैसे यहाँ पर चेयरमैन के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। अब यहाँ पे देखेंगे ना आप, दो चीज़ें मैंने नहीं डाली हैं। ऐसे ये वाली चीज़ें बहुत कम ही लोग बताते हैं, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि उस पोजीशन पे फर्स्ट पर्सन की अपॉइंटमेंट कब हुई थी, यानी कब, यानी किसकी हुई थी। एंड अगर वो पोजीशन पे कोई फीमेल का अपॉइंटमेंट हुआ है, यानी फर्स्ट वुमेन है कोई, तो उसका नाम मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। तो इससे क्या होगा ना कि आपका स्टैटिक भी कवर होते चलेगा, और अबाउट में मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी कुछ बता दूंगा। अगर पॉलिटी से रिलेटेड है तो उसके बारे में, या कोई ऐसी खास इन्फॉर्मेशन जो आपको भी एक क्वेश्चन वहां से भी बना सकती है। जैसे यहाँ पे अभी फाइनेंस कमीशन की बात हो रही है, तो मैंने बताया कि आर्टिकल 280 में इसके बारे में बताया गया है। इसका काम क्या होता है, फंक्शन, यानी कि वो मैंने आपको बता दिया। अभी किसकी नियुक्ति हुई है वो मैंने बता दिया, अरविंद पानगरिया। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि फर्स्ट अपॉइंटमेंट के रूप में, तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट श्री केसी नियोगी जी हैं, उनका अपॉइंटमेंट हुआ है। तो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन चेयरमैन केसी नियोगी, 16 फाइनेंस कमीशन चेयरमैन अरविंद पानगरिया। आप मुझे कमेंट में करके बताइए कि 15 चेयरमैन कौन थे फाइनेंस कमीशन के। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि 15 फाइनेंस कमीशन कौन थे, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे, माफ कीजिएगा, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन 15 कौन थे, ये मुझे बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन हो गए हैं। एक, 16 फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन था। दूसरा, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे। तीसरा, कौन से आर्टिकल में पॉलिटी के लिए क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन से आर्टिकल में फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया है। इनका फंक्शन क्या होता है, एक लाइन में फंक्शन के बारे में बताया है। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया है कि 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे। और यहाँ पे फर्स्ट अपॉइंटमेंट के अंडर में भी मैंने कुछ लिखा हुआ है, तो वो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, नोट्स मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, ये हो गया। अब आगे दूसरा हम देखेंगे कि फायर सर्विस, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड, इनके डायरेक्टर जनरल, यानी इसे शॉर्ट फॉर्म में डीजी कहा जाता है ना। मैं सब क्लीन कर देता हूँ, उसके बाद अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो फायर सर्विस, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड के डीजी के रूप में, डायरेक्टर जनरल के रूप में, डीजी जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, विवेक श्रीवास्तव जी का नियुक्ति हुआ, यानी इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। वहीं पे अगर हम देखें तो फर्स्ट डीजी ऑफ फायर सर्विस, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड कौन थे? लेफ्टिनेंट जनरल शारदानंद सिंह जी। ठीक है, और वहीं अगर फीमेल की बात करें, अगर आपसे क्वेश्चन आ गया कि हु इज द फर्स्ट वुमेन फायर सर्विस, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड का डीजी, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ फायर सिविल सर्विसेज, आई मीन फायर सर्विस, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड की
फर्स्ट फीमेल किसको नियुक्त किया गया था, तो वो थी अर्चना रामसुंदरम। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, अर्चना रामसुंदरम। और यहीं पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि फायर सर्विस, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड, यानी ये जो ऑर्गेनाइजेशन ये किसके अंडर में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, यानी गृह मंत्रालय जो होता है उसके अंडर में आती है। उसको 1962 में बनाया गया था। ओके, तो एक ही अपॉइंटमेंट से देखिए कितने क्वेश्चंस बनते चल रहे हैं, हम इसको करते चलेंगे और फालतू की कोई बात नहीं होगी, सीधा क्वेश्चन टू क्वेश्चन बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दो चीजें हो गई जनवरी 1 की। तीसरा, पावर ग्रिड, यानी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में सीएमडी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट के पर किसका अपॉइंटमेंट हुआ है, रविंद्र कुमार त्यागी जी का। अब ये देखिए यहाँ पर इससे रिलेटेड फर्स्ट पोजीशन यानी फर्स्ट अपॉइंटमेंट कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ से ब्लैंक छोड़ दिया है। और अब तक किसी भी फीमेल का यहाँ पर अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, इसलिए इसको भी मैंने एनए लिख दिया हुआ है। तो और पावर ग्रिड के बारे में मैंने यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन बन रहा है, तो ऐसा नहीं है। अब देखिए यहाँ के अबाउट में मैंने इस कंपनी के बारे में कुछ लिखा हुआ है, वो आप पढ़ लीजिए। और महारत्ना क्या होती है, नवरत्न क्या होता है, ये सारी चीज़ों पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन, यानी एक अपॉइंटमेंट हो गई तो बस वही क्वेश्चन आएगा, नहीं, उससे रिलेटेड और भी मल्टीपल क्वेश्चन है ना। देखिए करंट अफेयर ऐसे ही पढ़ा जाता है, स्टैटिक से रिलेट करके। ठीक है, नवरत्ना महारत्ना ये सारी चीज़ें मैं अलग वीडियो भी बना के आपको बताऊंगा कि क्या होता है नवरत्ना महारत्ना, और भी बाकी चीज़ें जो स्टैटिक जीके की होती है वो बताते चलूंगा। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप जब ये पढ़ रहे हैं तो आप खुद से भी एक बार इंटरनेट सर्च करके देख सकते हैं। तो क्या होगा ना कि आपको वो याद रह जाएगा, स्टैटिक भी और करंट अफेयर भी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। अब नालसा आपने सुना होगा, ये क्या होता है ना, जो सोसाइटी के वीकर सेक्शंस होते हैं, जिनमें आप देखें तो दिव्यांग जिन्हें बोला जाता है, डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, और सीनियर सिटीजन्स होते हैं, और जो SC ST कम्युनिटीज़ होती हैं, या फिर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस भी होते हैं, सीनियर सिटीजन के बारे में मैंने बताया ही। तो इन लोगों को ना फ्री लीगल एडवाइस दी जाती है। लीगल एडवाइस यानी कानूनी सलाह जो होती है वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। उसके लिए एक अथॉरिटी बनाई हुई है। ठीक है, तो उनके एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन के रूप में जस्टिस संजीव खन्ना की नियुक्ति हुई, अपॉइंट किए गए। यहाँ पर आप देखेंगे ना तो सारे कोर्ट के जो जजेस होते हैं उन्हीं को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, वहीं पर अगर हम देखें कि फर्स्ट अपॉइंटमेंट किसका हुआ था एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन के रूप में, कहाँ पे, नालसा में, तो जस्टिस PN भगवती जी थे। ठीक है, ये इनके कर्ता धर्ता माने जाते हैं, किसके, नालसा के जो, और यही पहले चीफ जस्ट आई मीन पहले एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन भी अपॉइंट हुए थे। यहाँ पे देखिए मैंने नालसा के बारे में बताया हुआ है, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि फ्री लीगल सर्विसेज वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को दी जाती हैं टू ऑर्गेनाइज लोक अदालत फॉर एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। एमिकेबल सेटलमेंट मतलब प्यार मोहब्बत से एक सेटलमेंट किया जा सके, उसके लिए यहाँ पर एक बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आर्टिकल के बारे में भी बता दिया है, रीड आर्टिकल 39A ऑफ द पॉलिटी। ओके, यहाँ पे भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। एक तो जो रियल अपॉइंटमेंट है, एक फर्स्ट, एक यहाँ पर देखिए नालसा का फंक्शन क्या है, और एक चौथा क्वेश्चन हो जाएगा आर्टिकल 39A पॉलिटी का जो है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, इंडियन नेवी में वाइस चीफ ऑफ नेवी का अपॉइंटमेंट हुआ है। वाइस चीफ ऑफ नेवी कौन है, वो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। ठीक है, ये अभी का जनवरी में हुआ है। और फर्स्ट कौन थे हमारे वाइस चीफ ऑफ नेवी, एडमिरल रामदास कटारी, ये फर्स्ट थे। फर्स्ट वाइस चीफ ऑफ नेवी एडमिरल रामदास कटारी। और वहीं अगर फीमेल की बात की जाए तो फर्स्ट फीमेल वाइस चीफ ऑफ नेवी कौन है, एडमिरल शीला S मथाई। ये याद रखना है अपने को, क्योंकि पूछ सकता है भाई अपॉइंटमेंट हुआ है इनका, बट इससे रिलेटेड स्टैटिक पूछ लिया तो क्या करोगे। अब आप पढ़ोगे तो सिर्फ कहीं और भी देखोगे तो नोट्स में सिर्फ यही बताया रहेगा कि इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, बट मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि फर्स्ट फीमेल कौन है, क्योंकि मैंने पिछले 6 से 7 सालों के जो SSC के क्वेश्चन पेपर आते हैं सारा देखा है, उसमें ना फर्स्ट कोई है, उनका फेवरेट क्वेश्चन SSC का होता है कि फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ दिस, फर्स्ट फीमेल टू अपॉइंट हियर, ये सारी चीज़ें पूछता ही है। ठीक है, तो और यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि 4 दिसंबर को एज अ नेवी डे सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर भी देखिए कितने क्वेश्चन हो गए, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे भी हो गए। एक रियल अपॉइंटमेंट जो थी, एक फर्स्ट, एक फीमेल, एंड ये 4 दिसंबर नेवी डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम सेबी। सेबी क्या है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यानी क्या होता है कि जो शेयर मार्केट से रिलेटेड रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स होते हैं, वो कौन करता है, मैनेज कौन करता है, यहाँ पे सेबी करता है। ठीक है, तो उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में, जिसे ईडी भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, ईडी, वहां पर जी मोहन राव जी का नियुक्ति हुआ है। अब इनके जो फर्स्ट ईडी या फीमेल ईडी तो कोई है नहीं, फर्स्ट ईडी ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, शायद वो मेरे पीछे दिख रहा होगा, एक सेकंड में उनका नाम लिख देता हूँ, मधाबी पुरी बुच। ठीक है, यहाँ पे है उनका नाम, बट शायद मेरा फेस आ जा रहा होगा इसलिए, मधाबी पुरी बुच। ये फर्स्ट फीमेल कौन है, चेयरपर्सन, चेयरपर्सन, अब चेयरमैन बोलना ठीक नहीं होगा क्योंकि वो वुमेन है, इसलिए चेयरपर्सन कौन है सेबी की, मधाबी पुरी बुच।
ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा सेबी से रिलेटेड, ठीक है। ये क्वेश्चन आया भी है, पर हो सकता है फिर से आ जाए, क्योंकि सेबी अभी न्यूज़ में है जनवरी में, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, वो मैंने रेड में कर दी हुई है, ठीक है। ये देखिए कि महाराष्ट्र पुलिस में फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, डीजी डायरेक्टर जनरल जिसे कहा जाता है, उनके रूप में फर्स्ट फीमेल है, हाँ, ये रश्मि शुक्ला जी का अपॉइंटमेंट हुआ है, फर्स्ट फीमेल डीजी ऑफ महाराष्ट्र पुलिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। फर्स्ट वुमेन डीजी रश्मि शुक्ला जी हैं, ओके। अब वहीं अगर मेल में बात की जाए, या फिर मेल क्या ओवरऑल फर्स्ट किसका अपॉइंटमेंट हुआ था एज अ डीजी, तो नारायण राव मारुति राव कामटे। क्या हो रहा है ये, माफ करना, कुछ तो भी हो रहा है। नारायण राव मारुति राव कामटे जी जो हैं, ये फर्स्ट डीजी ऑफ महाराष्ट्र पुलिस थे। अब उनकी एक बुक भी मैंने यहाँ पर बता दी है, बहुत फेमस बुक है, बुक फ्रॉम देम टू अस, ये उनकी एक बुक थी, तो इसके बारे में भी मैंने बता दिया। हो सकता है अभी डीजी का अपॉइंटमेंट हुआ है महाराष्ट्र पुलिस की, बस बट उससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो वो सारी पॉसिबिलिटीज जो है मैंने आपको यहाँ पर बता दी हुई है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये NIIFL यानी नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड, अब ये क्या है कि एक बॉडी बनाई गई है जो इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करेगी। ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है, और इसमें जो है 49% जो कॉर्पस होता है, कॉर्पस यानी जो पूरा फंड दिया जाता है बनाने के लिए, उसमें से 49% कौन देगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। और ये बनाया कब था, 2015 एंड 16 में, जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, अरुण जेटली जी थे, तब उन्होंने बनाया था, और 20,000 करोड़ इसका फंड इसमें डाला हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, ठीक है। तो इन इस ऑर्गेनाइजेशन में सीईओ एंड एमडी के रूप में कौन आया है अब नया, संजीव अग्रवाल जी, ठीक है। ये याद रखिएगा। देखिए संजीव अग्रवाल, बहुत सारी चीज़ें क्या होती है ना, नाम देख के याद नहीं आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इनका फोटो भी लगाया, तो कभी कभी फेस देख के भी थोड़ा थोड़ा दिमाग में रह जाता है। तो सीईओ एंड एमडी यानी सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, संजीव अग्रवाल। और पहले सीईओ एंड एमडी कौन थे, सुजोय बोस, जब ये फर्स्ट बना हुआ था 2015-16 में। कोई फीमेल अभी तक नहीं है, इसलिए यहाँ पर नाम नहीं है। और अगर आपसे पूछा जाए कि NIIFL का चेयरमैन कौन है या चेयरपर्सन कौन है, यहाँ पे हो सकता है क्वेश्चन में संजीव अग्रवाल जी का नाम दे दे, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये कौन है, सीईओ एंड एमडी है। चेयरमैन कौन होता है, फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है, हमेशा से फाइनेंस मिनिस्टर इसका चेयरपर्सन होगा। अभी की अगर बात की जाए तो निर्मला सीतारमन जी होंगी, फ्यूचर में कोई अगर दूसरा बनता है फाइनेंस मिनिस्टर तो वो हो सकता है। तो जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होगा वो NIIFL का चेयरमैन होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए अपॉइंटमेंट तो देखिए हो गई है, सीईओ एंड एमडी की कौन है, संजीव अग्रवाल जी, बट आपको क्वेश्चन क्या पूछ लेगा, हु इज द चेयरमैन ऑफ NIIFL, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, चेयरमैन हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर होता है। अभी के लिए पूछा जाए तो निर्मला सीतारमन जी हैं, लेकिन अगर सिर्फ ये पूछा जाए हु इज न्यूली अपॉइंटेड सीईओ और एमडी ऑफ NIIFL, तो संजीव अग्रवाल जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक में ईडी यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में विकास शील जी का अपॉइंटमेंट हुआ है। ईडी का अपॉइंटमेंट होता है, वो मल्टीपल कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विकास शील जी हैं, उनको देखोगे तो आप बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इतने सारों का ये रिप्रेजेंटेशन करेंगे। कौन है वो, विकास शील जी हैं, जिनका अपॉइंटमेंट एशियन डेवलपमेंट बैंक में एज अ ईडी यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में हुआ है। तो यहाँ पर एडीबी के बारे में मैंने कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और बाकी जो स्टैटिक में है तो आपको पढ़ाने ही वाला हूँ, वीडियो बनाऊंगा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग बैंक जो होते हैं उनके बारे में, तो वहाँ पे भी आपको ये डिटेल में मिल जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। तो नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सारे ही इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उसको मैंने रेड कलर में मार्क कर दिया है। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, अभी देखेंगे तो आप स्पोर्ट्स में भी, स्पोर्ट्स जो होता है वो एसएससी वगैरह या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का फेवरेट हो जाता है। वहाँ पर सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया है, रघुराम अय्यर जी को। रघुराम अय्यर को किसका, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, यहाँ पे रघुराम राजन से कंफ्यूज नहीं होना है, हाँ। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सीईओ कौन हो गए हैं नया पॉइंट, रघुराम अय्यर जी। और पहले देखिए यहाँ पे सीईओ उतना इंपॉर्टेंट पोस्ट नहीं है आईओ का, बट इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछ सकता है पता है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईओए कौन है, पीटी उषा जी, यहाँ पे लिखा है देखिए मैंने। ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे मैंने आपको दे दिया है। और अगर फर्स्ट आईओ का प्रेसिडेंट पूछ लिया जाए तो सर दोराबजी टाटा, ठीक है। बट मैं बोल रहा हूँ आपका फोकस इस पे ज्यादा होना चाहिए कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईओए यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है।
यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि एथलीट्स जो होते हैं जाते हैं ओलंपिक्स वगैरह में, उनका सिलेक्शन वगैरह ये लोग ही करते हैं। तो उसके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा, मैंने यहाँ पर दे दिया है ताकि आपको ये पता रहना कि ये ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है। नहीं तो पता चला सिर्फ आप पढ़े जा रहे हैं कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में सीईओ में रघुराम अय्यर जी का अपॉइंटमेंट हुआ है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में सीईओ में रघुराम अय्यर जी का। अरे बट आईओए है क्या, ये भी पता होना चाहिए। शॉर्ट में ही मैंने लिख के दे दिया हुआ है जिससे आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या करता है? टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए काम करता है ये एक ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके चेयरमैन के रूप में अनिल कुमार लाहौती जी का अपॉइंटमेंट हुआ है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लूंगा कि अनिल कुमार लाहौती जी पहले किसके चेयरमैन थे, इसके पहले? ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं करंट अफेयर्स की तो आपको पता होगा कि ये किसके चेयरमैन थे। आप कमेंट में बताइएगा, क्या बताएंगे कि अनिल कुमार लाहौती जी पहले किसके चेयरमैन थे। ठीक है, और इसके फर्स्ट चेयरमैन जो थे, जो RS सोढ़ी जी हैं। कोई फीमेल नहीं हुई है इसलिए उनके बारे में लिखा नहीं है। ठीक, और यहाँ ट्राई के बारे में थोड़ा सा बताया गया है, वो तो मैंने आपको बता दिया है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है टेलीकॉम सेक्टर से। नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें तीन से चार का 3 क्वेश्चन तो बन ही सकते हैं मिनिमम, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ पे क्या बताया गया कि इंडियन आर्मी में एज अ सूबेदार प्रीति रजक जी का अपॉइंटमेंट हुआ है। एज अ सूबेदार, अभी ये देखिए फीमेल हो गई हैं, फीमेल है, इसलिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। वुमेन इंपावरमेंट के हिसाब से भी एसएससी काफी क्वेश्चन पूछता है। तो इंडियन आर्मी में एज ए सूबेदार प्रीति रजक जी का अपॉइंटमेंट हुआ है। बट ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि फर्स्ट फीमेल सूबेदार है ये। ठीक है, तो इंडियन आर्मी में फर्स्ट फीमेल सूबेदार के रूप में प्रीति रजक जी का नियुक्ति हुई है। ये एक हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें से क्या बन सकता है पता है? ये इंडियन स्पोर्ट्स शूटर हैं मध्य प्रदेश से। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्रीति रजक जी कौन से खेल से बिलोंग करती हैं, या प्रीति रजक बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट। 3-4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको बताना है कि शूटर है। अब इनका नाम ही क्यों पूछ सकता है? क्योंकि ये न्यूज में है और अपॉइंटमेंट हुई है इनकी, तो ये न्यूज में है। 2 क्वेश्चन ऐसे ही हो गए। और एक तो सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि इंडियन आर्मी में इन चारों में से किसका सूबेदार के पोस्ट पे नियुक्ति हुई है। तो 3 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गए। ठीक, या फिर ये पूछ सकता है कि शूटर प्रीति रजक किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, तो मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। तो ये ऐसे ही आपको क्वेश्चन खुद से पूछना है और फिर पढ़ना है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए प्रीति रजक, शी इज द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज अ सूबेदार इन आर्मी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं, देखते हैं क्या है। ज़्यादा नहीं है, पर मंथ का 20 से 22 अपॉइंटमेंट ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर एक अपॉइंटमेंट आप करने चलेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, ना आप याद रख पाएंगे और उतना मुश्किल ही है, कर भी नहीं पाएंगे। और यहाँ पे देखिए मैं एक अपॉइंटमेंट के साथ 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही कराते चल रहा हूँ। तो आपका सोचिए कितना क्वेश्चन बन रहा है। अगर 20 अपॉइंटमेंट पढ़ाऊंगा तो 60 क्वेश्चन आपका, 50 तो मिनिमम बन ही जाता है। ठीक, स्टैटिक एंड करंट अफेयर के साथ। नेक्स्ट देखिए, ये पेप्सिको बहुत फेमस कंपनी है और उसके इंडियन सीईओ का अपॉइंटमेंट हुआ है। नए इंडियन सीईओ हैं जिनका नाम है जागृत कोटेचा, सीईओ पेप्सिको इंडिया का। ठीक, अब ये इंपॉर्टेंट है, पेप्सिको क्यों लिया मैंने, क्यों पता है? इंदिरा नूई जी है ना, वो फर्स्ट फीमेल सीईओ थी पेप्सिको की, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है। हो सकता है यही पूछ ले कि फर्स्ट फीमेल सीईओ ऑफ पेप्सिको, तो इंदिरा नूई जी का नाम आना चाहिए। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट और ये अपॉइंटमेंट भी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन सब का नाम तो आपको याद रखना ही है, ये सब जो मैं बता रहा हूँ उनका नाम तो याद रखना ही है, बट उससे रिलेटेड जो मैं बता रहा हूँ वो आपके लिए एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? एयर इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, यानी सारे जो रबर की इंडस्ट्रीज है उनका एसोसिएशन बनाया हुआ है। तो उसके प्रेसिडेंट के रूप में शशि सिंह जी का अपॉइंटमेंट हुआ है। यानी एक रबर इंडस्ट्री, एक कंपनी, 2 कंपनी या फिर बहुत सारी रबर की कंपनियां, उनको मिला के कोई एसोसिएशन बन जाए, तो ये है वो ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। उसका प्रेसिडेंट शशि सिंह जी है। ठीक है, उनको रेगुलेट करना हो या उनका कोई समस्याएं हैं, उनके सारी चीज़ों के लिए ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन बना। अब नेक्स्ट देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट है, ये 15th वाला, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का, EIB जिसे कहा जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, किसी फीमेल का फर्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट हुआ है। ठीक है, नादिया कैल्विनो उनका नाम है, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ EIB, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक में नादिया कैल्विनो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। ओके, और वहीं अगर पूछ लिया जाए तो फर्स्ट प्रेसिडेंट तो पिएत्रो कैंपिली। ठीक, अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट उतना नहीं हो सकता है, लेकिन ये काफ़ी हो सकता है कि फर्स्ट फीमेल कौन है, नादिया कैल्विनो, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। यहाँ पे ये क्वेश्चन मुझे लगता है आ सकता है, एक ये और एक ये वाला, इंडियन आर्मी फीमेल वाला, इंडियन आर्मी में जो फीमेल सूबेदार फर्स्ट फीमेल हुई हैं उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सशस्त्र सीमा बल, जिसे SSB भी कहा जाता है, सशस्त्र सीमा बल में DG यानी डायरेक्टर जनरल के रूप में हमारे IPS हैं दलजीत सिंह चौधरी जी को अपॉइंट किया गया है, और उनको साथ में ही NSG उसका भी DG अपॉइंट किया गया है। ये उनको क्या बोलते हैं, एडिशनल चार्ज भी दिया गया है। तो 2 DG हैं ये, कौन? दलजीत सिंह चौधरी जी। ओके, ये ध्यान रखिएगा।
अब यहाँ पे देखा जाए कि फर्स्ट डीजी कौन थे एसएसबी के, तो नचत्तर सिंह संधू। ओके, नचत्तर सिंह संधू आईपीएस, मोस्टली आईपीएस लोगों को ही डीजी बनाया जाता है। तो नचत्तर सिंह संधू जी कौन है, डीजी ऑफ सशस्त्र सीमा बल, फर्स्ट डीजी जो है। अब यहाँ पर अगर फीमेल की बात की जाए, फर्स्ट फीमेल डीजी ऑफ एसएसबी अर्चना रामसुंदरम, इनका नाम कहीं सुना है क्या आपने? अभी मैंने पढ़ाया था, अर्चना रामसुंदरम। देखते हैं, देखिए, फायर सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स, उसकी भी फर्स्ट डीजी यही है, श्रीमती अर्चना रामसुंदरम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इनका नाम, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सहस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की फर्स्ट डीजी फीमेल अर्चना रामसुंदरम भी है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने थर्ड एससी कम्युनिटी का कोई जज बनाया है। ये देखिए, एससी कम्युनिटी जिसे हमारे यहाँ पर वीकर सेक्शन में लिया जाता है, उससे कोई जज बनाया हुआ है। ठीक है, वो भी थर्ड जज है, जिनका नाम है जस्टिस प्रसरमा भालचंद्र वारले। ठीक है, मैं हो सकता है नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट जस्टिस भालचंद्र वारले। ठीक है, प्रसरमा भालचंद्र वारले, ये इनका नाम है। ये थर्ड एससी कम्युनिटी के सुप्रीम कोर्ट के जज है। पहले दो का नाम देख लेते क्या है, जस्टिस बी आर गवई एंड सी टी रवि कुमार। ये दो पहले के दो थे, ये थर्ड अपॉइंट किए गए हैं। हो सकता है इनमें से भी क्वेश्चन बनाने के लिए पूछ ले कि इनमें से कौन से जज एससी कम्युनिटी से नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किए गए हैं। तो तीन नाम दे देगा, चार नाम दे देगा, उनमें से तीन इनके नाम रहेंगे और चौथा कोई अलग रहेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है। और वहीं उससे रिलेटेड जो पॉलिटी में आर्टिकल्स दिए हुए हैं, उनके भी बारे में यहाँ पे मैंने बता दिया है। अंडर आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स चीफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो उन्हीं आर्टिकल के अंदर इनको अपॉइंट किया गया है। किनको अपॉइंट किया गया है, जस्टिस प्रसरमा भालचंद्र वारले। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फ्रांस में प्राइम मिनिस्टर कोई अपॉइंट किया गया है। अब देखिए, फ्रांस का क्यों मैंने लिया, क्योंकि इनसे इंडिया के रिलेशन काफ़ी ठीक ठाक है। ठीक, और इनके प्रेसिडेंट जो है वो अपनी कंट्री में आते जाते रहते हैं। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं या फिर पीएम हैं, उनका काफ़ी रेगुलर आना जाना होता है। इसलिए जिससे अच्छे रिलेशन इंडिया के, उनके यहाँ पर अगर किसी का अपॉइंटमेंट होता है, वो हमको याद रखना। पहला देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर है जिनका नाम क्या है, गैब्रियल अटाल है। अब इनमें एक खासियत ये भी है कि ये 34 ईयर्स में ही प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, यंगेस्ट फ्रांस में। और ये ओपनली इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि ये समलैंगिक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, ओपनली गे पर्सन टू सर्व एज G7 हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो इसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कि यंगेस्ट कौन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, गैब्रियल अटाल हो गए। ओके, ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, इसको ध्यान मत दीजिएगा, ये पीडीएफ में मैं सुधार दूंगा। हाँ, नेक्स्ट, भूटान में प्राइम मिनिस्टर। भूटान क्यों इंपॉर्टेंट, अपना नेबरिंग कंट्री। भूटान में कौन है, शेरिंग तोब्गे न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, और पहले प्राइम मिनिस्टर कौन है, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस, यानी यहाँ पर किंगशिप वगैरह चलती है, तो जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस यानी वोटिंग करके अपॉइंट किए थे, वो जिग्मे थिनले हैं, जिग्मे थिनले। ठीक है, और कोई फीमेल अब तक है नहीं, इसलिए यहाँ पर उसका नाम नहीं है। ओके, यहाँ पे देखिए, पीएम ऑफ भूटान को क्या बोला जाता है, लॉन्चेन। हो सकता है मैं रॉन्ग प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट इसे लॉन्चेन ऐसा ही रीड कर सकते हैं। तो उनके पीएम को ये कहा जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। द पीएम ऑफ भूटान इज नोन एज, या फिर क्या बोला जाता है, जैसे यहाँ पे अपने यहाँ पे प्रधानमंत्री बोला जाता है ना हिंदी में, तो वहाँ के उनके लोकल लैंग्वेज के हिसाब से बोला जाता होगा। ठीक, ये सब आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा आज के जनवरी अपॉइंटमेंट का लास्ट है। लास्ट तीन लोग बचे हुए हैं, और ये तीनों में से दो को तो आप अच्छे से ही जानते होंगे, एक जो क्रिकेट में रुचि रखते हैं वो भी उनको जानते ही होंगे। तो पहला बांग्लादेश है, उनकी प्राइम मिनिस्टर, इनका नाम दिख नहीं रहा है, मैं कर दूंगा इसको भी, इनका नाम है शेख हसीना। ओके, शेख हसीना जी हैं इनका नाम है। ये कंटिन्यूसली फोर्थ टाइम बनी है, फोर्थ टाइम पीएम, कंटिन्यूसली फोर्थ टाइम पीएम। यही बांग्लादेश की फर्स्ट फीमेल पीएम भी रही हैं। ये कंटिन्यूसली सबसे ज़्यादा टाइम के लिए भी पीएम रही हैं, फोर्थ टाइम पीएम बन चुकी हैं। और इनके रिलेशन भी अपने कंट्री के साथ काफ़ी अच्छे हैं। बांग्लादेश के बीच में इलेक्शन हुआ था, तो पता चल रहा था कि ये हो सकता है हार जाएं, तो इंडिया में थोड़ी सी चिंता का विषय हो गया था कि अगर ये हार जाएंगी तो अपने नेबरिंग कंट्री यानी बांग्लादेश के साथ रिलेशन थोड़े ख़राब हो जाएंगे, और उस फिर चाइना के साथ टेंशन हो सकती है, क्योंकि चाइना और जो इनके ऑपोजिट में खड़े थे उनका काफ़ी ज़्यादा मित्रता होती है ना, तो अपने लिए वो अच्छा नहीं होता अपनी कंट्री के लिए। तो अच्छा हुआ ये जीत गई हैं, तो इससे अपने इन्होंने एक बयान भी दिया था कि वहाँ के भी, जैसा मालदीव्स के जो नए राष्ट्रपति बने थे मोइज़ू करके, उन्होंने कैंपेन चला था इंडिया आउट का, तो वैसे ही बांग्लादेश के जो अपोजिशन वाले थे उन्होंने कैंपेन चलाया था
कि इंडियन गुड्स नहीं चाहिए, इंडिया बाहर जाओ। तो तब उन्होंने, शेख हसीना जी ने बोला था कि पहले तो आपके घर में जो आपकी बीवियाँ हैं उनकी साड़ी इंडिया से बन के आती है, उसको आप क्या बाहर निकाल देंगे? तो मतलब ये इंडिया का सपोर्ट करती है, मेरा कहने का मतलब ये था। इसलिए इनका अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आईसीसी है। तो यहाँ पर न्यूट्रल अंपायर का चयन हुआ है। न्यूट्रल अंपायर क्या होता है? जैसे अभी इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, तो उसमें अंपायर जो है ना तो वो इंडिया का होगा ना वो पाकिस्तान का होगा, हो सकता है वो इंग्लैंड का हो, तो उसे न्यूट्रल अंपायर बोला जाता है। यानी जिनके बीच में मैच हो रहा है उन देशों का अंपायर नहीं होगा। तो वुमेन क्रिकेट में पहली बार ऐसा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच था T20 का, उसके लिए फर्स्ट न्यूट्रल अंपायर को चुना गया, जिनका नाम है सू रेडफर्न। ठीक है, सू रेडफर्न, ये इनका नाम है। ये फर्स्ट न्यूट्रल अंपायर हैं आईसीसी के द्वारा अपॉइंट बायलैटरल मैचेस में, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 मैच विमेंस में। ठीक है, मेंस में पहले ही हो चुका है, ये विमेंस के बारे में मैं बता रहा हूँ। लास्ट है जनवरी के लिए प्राइम वॉलीबॉल लीग होती है, उसका थर्ड सीजन था, अभी जनवरी में खत्म हुआ है। तो उनका जो एम्बेसडर है वो ऋतिक रोशन को अपॉइंट किया गया है। ऋतिक रोशन एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, बॉलीवुड के नोन है, इसलिए इनका नाम था, इसलिए मैंने इनको लिया हुआ है। क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के एम्बेसडर कौन है, और ये अपने इंडियन लोकल लीग है वॉलीबॉल से रिलेटेड, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, इंडियन सुपरस्टार ऋतिक रोशन एम्बेसडर है किसके? प्राइम वॉलीबॉल लीग। तो ये आज हमारा जनवरी का पूरा जो अपॉइंटमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ मैंने यहाँ पर अपॉइंटमेंट ही नहीं लिए हैं, कुछ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हैं स्टैटिक से रिलेटेड वो भी बताए हैं, और जो मैंने अबाउट में इनके यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर लिख के दिया, देखिए ये सारी चीज़ें, ये वाली, ये वाली चीज़ें अबाउट में जो लिख के दी है वो भी आपको पढ़ना है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, आपका थोड़ा बहुत स्टैटिक भी कवर होते चलेगा। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती वो खुद से आप इंटरनेट पे सर्च करके देख भी सकते हो। मेरा बस टेबल बनाकर अपॉइंटमेंट बनाने बताने का ये मतलब था कि आपको अच्छे से समझ में आए, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएँ। तो ये पीडीएफ जब मैं अपलोड करूँगा, आप जब ये वीडियो देखेंगे और उसके डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम से डाउनलोड करेंगे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 पेजेस में ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएँगी। अब आप बोलेंगे कि 1 महीने का 2-3 पेज का अपॉइंटमेंट कैसे पढ़ेंगे? तो देखेंगे कि मोस्टली खाली ही है, कुछ ज़्यादा है नहीं, बस वो बॉक्सेस बना के इमेजेस डाल दी ना, इसकी वजह से ये थोड़ा-सा बड़ा दिख रहा है। बाकी ऐसा कुछ है नहीं, 2 से 3 पेज आप वो पढ़ेंगे तो 15 से 20 मिनट में खत्म हो जाएगा। मैंने आपको पढ़ा ही दिया है, बस आपको सिर्फ देखना है कि जो मैंने लिखा हुआ है वो तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखा नहीं है, सारी चीज़ें मैंने पेन से जो लिखी है उसकी ज़रूरत भी नहीं है, वहाँ पर सारी चीज़ें टाइप की हुई हैं, आपको अच्छे से दिख जाएंगी। जो कुछ कुछ एक आधी मिस्टेक है, या फिर जैसे यहाँ पे शेख हसीना जी का नाम नहीं दिख रहा है, ये सारी चीज़ें मैं पीडीएफ में करेक्ट करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं तो सोच रहा था कि 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मैं पीडीएफ अपलोड करूँगा, बट ऐसा नहीं करूँगा। आपकी ज़रूरत है, आपको मैं अपलोड कर दूंगा और आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। और फरवरी, मार्च, अप्रैल आगे के मंथ्स का जो भी अपॉइंटमेंट है वो मेरे इसी प्लेलिस्ट में, जो अपॉइंटमेंट्स 2024 की है, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय।